तो अब हम सेकेंड एस्से की बात कर रहे हैं इस वीडियो में, और उसी के बारे में जो भी आप लोगों का क्वेरीज है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला एस्से था स्पोर्ट्स नेशनलिज्म फॉस्टर्स सोशल कोहेशन, और दूसरा वाला है ह्यूमंस हैव राइट सो हैज नेचर। तो यहाँ पर हैज लगेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ह्यूमंस के पास राइट है, यानी इंसानों के पास अगर अधिकार है तो नेचर के पास भी है, ये है। अब स्टूडेंट्स, हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ ऐसे क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं समझोगे, आपका कंटेंट डेविएटेड रहेगा, स्कैटर्ड रहेगा, इररेलेवेंट रहेगा। अब एक स्टूडेंट ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसने सिर्फ ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा है, जबकि क्वेश्चन जो है एक्चुअली सी, इस क्वेश्चन में आपका ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, और एक नेचर्स राइट्स है, यानी मानव को भी अधिकार है, प्रकृति को भी अधिकार है। तो ये दोनों के बारे में बात है। अब आपको देखना है कि मेजर सॉरी स्पेसिफिक कंपोनेंट कौन सा है, जनरल कंपोनेंट कौन सा है। तो ह्यूमन राइट्स जनरल कंपोनेंट है और नेचर्स राइट स्पेसिफिक कंपोनेंट है। तो एंटायर जो मेन बॉडी होगा एस्से का, उसमें आपको नेचर्स राइट्स के बारे में बताना है, ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं बताना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बता रहे हैं मगर ह्यूमन ड्यूटीज के बारे में बता रहे हैं। मैंने ऐसा भी ऐसे देखा है जिसमें ड्यूटीज, मानव की क्या ड्यूटी है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा बहुत ये बता सकते हैं अगर आप इस ड्यूटी को नेचर के राइट से कनेक्ट करोगे तो, यानी मानव का कर्तव्य है, ठीक है, वो इंटेलिजेंट बीइंग में आता है, तो मानव का कर्तव्य है कि वो प्रकृति के अधिकारों की रक्षा करे। तो ये कनेक्शन, अगर आप ह्यूमन ड्यूटीज के बारे में बता रहे हो तो उस ड्यूटी को आपको नेचर्स के राइट से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो तो फिर इररेलेवेंट हो गया कंटेंट, राइट। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो ह्यूमन ड्यूटीज के बारे में बताते जा रहे हैं और नेचर के राइट से भी कनेक्ट कर रहे हैं, मगर उसी को रिपीट भी कर रहे हैं। तो क्या फायदा, एग्जामिनर को पता चल जाता है ना कि ये दिस कॉन्सेप्ट इज बीइंग रिपीटेड, ये पता चल जाता है। तो जनरल कंपोनेंट है ह्यूमन राइट्स, स्पेसिफिक कंपोनेंट है नेचर्स राइट्स, ठीक है। अब मैंने अपना ऐसे क्या किया, ना ह्यूमन राइट से शुरू किया ना नेचर राइट से शुरू किया, मैंने सिर्फ राइट से शुरू कर दिया। मैंने आप लोगों को बोला हुआ है आप जनरल कंपोनेंट से शुरू करो, तो राइट्स एक जनरल कंपोनेंट है, उससे थोड़ा सा स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स, उससे और स्पेसिफिक नेचर्स राइट्स, राइट। तो मैंने राइट से शुरू किया, राइट कैसे इवॉल्व हुआ, फिर किस तरह से है ना ह्यूमन के राइट्स उससे क्या बोलते हैं इनएलिएनेबल हो गए। मतलब इनएलिएनेबल मतलब ह्यूमन और राइट्स इतने ज्यादा अटैच हो गए, कनेक्ट हो गए कि अब ह्यूमन और राइट्स को अलग नहीं किया जा सकता, इनसेपरेबल हो गए, राइट, इनसेपरेबल। तो मैंने यहाँ पर ये बताया, फिर मैंने बोला कि जब ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर इज होगा, यदि प्रोटेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा तो फिर नेचर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए ना, मगर नहीं किया जा रहा है और इसी की वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक और प्रॉब्लम कर रहे हैं। पहला प्रॉब्लम मैंने बता दिया ह्यूमन राइट्स, दूसरा ह्यूमन ड्यूटी, तीसरा प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, इसके बारे में इलैबोरेटली बता रहे हैं, ठीक है। तो इररेलेवेंट है। फिर आप पता है अगर ऐसा करें तो सिर्फ आप नेचर को ले रहे हो, प्रकृति, और प्रकृति किस तरह से डेटोरेट हो रही है या डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ये आप बता रहे हो। तो फिर से आपका ना जनरल कंपोनेंट में आ गया, स्पेसिफिक कंपोनेंट नेचर्स राइट्स, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने इकोलॉजिकल क्राइसिस के बारे में नहीं बताया, सिर्फ मेंशन कर दिया कि इकोलॉजिकल क्राइसिस है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और दिस इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि इकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है, ये सब नहीं पूछा गया है ना, सिर्फ मेंशन कर दिया कि इस तरह से कॉजिंग क्लाइमेट चेंज भी मैं लिख सकती थी, मगर अब क्लाइमेट चेंज को मुझे इलैबोरेट नहीं करना क्योंकि नेचर्स राइट्स के बारे में बताना है। अब मैंने सेकेंड पैराग्राफ में इकोलॉजिकल क्राइसिस क्यों हो रहा है, ग्रीड की वजह से हो रहा है, तो उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज है उसको अंधाधुंध यूज किया जा रहा है, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। इसीलिए जरूरत है नेचर को राइट्स देने की,
ठीक है, ओके, और प्रोटेक्ट करने की। तो अगर नेचर को राइट्स, अब स्टूडेंट्स ने एक और क्या किया है, कोई कोई नेचर राइट्स के बारे में बता रहा है, ये मैं मानती हूँ किसी ने बताया, मगर अधिकार क्या है यही नहीं बताया कि नेचर को अगर अधिकार मिलेगा तो क्या चीज का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पे ये बताना जरूरी है, ठीक है। और तो क्या अधिकार मिलेगा, एग्जिस्ट करने का, थ्राइव करने का, इवॉल्व करने का, अपना नेचुरल बैलेंस को मेंटेन करने का, इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। और जब नेचर को राइट्स दिया जाता है तो उसके बाद ये रिसोर्सेज नहीं हो जाता है, फिर वो नेचर लिविंग एंटिटीज हो जाता है। ऑब्वियसली अधिकार लिविंग एंटिटीज को दिया जाएगा, तो फिर नेचर को हम लिविंग एंटिटीज मानने लग जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने नेचर राइट्स के बारे में एक बेसिक चीज बता दी, अधिकार किसका, और जब अधिकार मिलता है तो नेचर को फिर हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ लिविंग एंटिटी, राइट। उसके बाद अब मैंने बोल दिया हाँ नेचर को राइट्स मिलना चाहिए, तो क्या इनिशिएटिव लिया गया है, तो मैंने यहाँ पर उत्तराखंड का बता दिया, और किसी किसी ने अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मतलब वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भी एग्जाम्पल दिया है जो मेरे ऐसे में कमी है। मतलब देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या नेचर को राइट्स देने की बात हो रही है, तो ये ना बर्निंग इशू है, और एट इंटरनेशनल लेवल, ऐसा नहीं है इट इज कन्फाइंड टू इंडिया, नहीं। तो बांग्लादेश का मैंने दिया है, बांग्लादेश का दिया है, मगर अगर थोड़ा सा मैं और जाती तो मैंने स्टूडेंट्स के किसी किसी में देखा है कि बहुत अच्छा वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में एग्जाम्पल साइट किया है, जो मैंने नहीं किया, इस ऐसे में ये कमी है। तो उत्तराखंड का गंगा का मैंने दे दिया, फिर बांग्लादेश का दे दिया, रिकॉग्नाइज ऑल द रिवर एज लिविंग एंटिटीज, म्यूट कर लेना जिसका नहीं है। फिर राइट ऑफ नेचर, जब मैं बोलती हूँ म्यूट कर लेने के लिए, एक बार देख लो कि आपका तो नहीं है ना म्यूट। द राइट ऑफ नेचर कंसेप्ट डज हैव बीन गेनिंग ग्राउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड प्रिवेंट्स द कमोडिफिकेशन ऑफ नेचर, यानी नेचर को जो कमोडिटी मानते हैं ना, वो नहीं मानेंगे अगर हम नेचर को राइट्स दे दिए, ठीक है। तो किसने किसने नेचर को, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आई जस्ट टॉक्ड अबाउट बेसिक थिंग अबाउट नेचर्स राइट्स, देन द सेकंड पैराग्राफ हु हैज टेकन दिस इनिशिएटिव इन ऑर्डर टू ग्रांट द राइट्स टू नेचर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये बोला कि नेचर को राइट्स देने से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज खत्म नहीं होगी या ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी, ठीक है। फिशिंग ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाएगी, तो ये सारी चीजें बता दी, इसका मतलब होता है ह्यूमन नेचर को एग्जिस्टेंस। और फिर उसके बाद सोल्यूशन दिया है, सॉरी कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन में थोड़ा सजेशन भी दे दिया। द मूव टू ग्रांट राइट टू नेचर हैज बिकम अ चैलेंजिंग टास्क, उत्तराखंड कोर्ट डिडंट मेंशन व्हाट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ रिवर्स राइट्स, moreover nature can't represent itself in court of law, thus these rights can be safeguarded with the principle of custodianship, and nature is taken as a stakeholder rather than property of human, thus granting rights will bring justice to nature, ठीक है। तो ये इस तरह से था, गॉट इट। तो ना एक तो अगर आप देखोगे कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिलेगी, जो है ना मुझे जैसे कि बहुत कम मिलती है, जैसे इकोलॉजिकल क्राइसिस है तो मैंने लिख दिया सच इकोलॉजिकल क्राइसिस, तो मैंने पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने दस लिख दिया, इट हैज दस बिकम, तो मैंने इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट कर दिया, गॉट इट। ऑल्सो ऑल्सो लगा के मैंने जैसे यहाँ पे सच लॉज लिख दिया, इट हैज दस बिकम अ प्रेसिंग नीड टू ग्रांट राइट्स टू नेचर सो दैट इट कैन, सच लॉज ग्रांटिंग नेचर राइट्स, तो सच लॉज, गॉट इट, ऑल्सो लगा दिया, विद दिस रिगार्ड लगा दिया, यानी कहने का मतलब है कि जो नेचर को राइट मिल रहा है एग्जिस्ट थ्राइव इवॉल्व करने का, तो उस कंटेक्स्ट में जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर दैट द राइट्स ऑफ नेचर, तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा सच राइट्स, तो इस तरह से पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी लग रही है। फिर हाउएवर लिख दिया, तो स्टूडेंट इससे ना आपका ऐसे ना बहुत कोहेरेंट लगेगा, बहुत क्लोज क्लोज लगेगा, मतलब स्कैटर्ड नहीं लगेगा कि स्कैटर्ड पीसेस ऑफ कंटेंट हियर एंड देयर है, ऐसा नहीं। मैंने देखा है अभी वाले ऐसे में कि ये ना ह्यूमन ड्यूटीज के बारे में बता रहे, हालांकि रेलिवेंट है, सेकंड पैराग्राफ में बताए, फोर्थ पैराग्राफ में बताए, अरे इसके बारे में बता रहे तो बात खत्म कर दो। जैसे मैंने राइट्स का बेसिक चीज बताया, उसको बता के काम खत्म किया, क्या इनिशिएटिव लिया जाता उसके लिए एक पैराग्राफ मैंने डिवोट कर दिया, खत्म। फिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है,
मतलब क्या चैलेंज हो सकता है, या नेचर राइट्स का क्या मतलब है कि है ना हम नेचर के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं, मगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अब आप लोगों की क्वेरीज मैं ले रही हूँ, बताइए किसी को कोई क्वेरीज है तो। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। मैम जैसे ये रिपीटिशन वाली पार्ट नहीं होती, फॉर एग्जांपल द नेचर्स राइट, द राइट्स ऑफ नेचर, और मतलब एक ही चीज को तो डिफरेंट इसको डिफरेंट वे में। नहीं, देखो उत्कर्ष, अगर मैं ना नेचर राइट्स बोल रही हूँ तो मेरे पास इसका और कोई सिनोनिम नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज है, अगर मैं नेचर राइट्स बोल रही हूँ ना तो आई एम हिटिंग द एस्से क्वेश्चन डायरेक्टली, हिटिंग हार्ड। आपको मतलब कि क्वेश्चन से ऐसा फील हुआ, जैसे मैं वापस से दिखा रही हूँ, जैसे मैंने लिखा सच राइट्स, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर राइट्स ऑफ नेचर लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे सच राइट्स लिख दिया। ठीक है, राइट टू नेचर। आपको नहीं लग रहा है इससे ना मेरा ऐसे जो मेरा कंटेंट है वो एकदम स्पेसिफिक कंपोनेंट को पूरा का पूरा जस्टिफाई करने में लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन की डिमांड को बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहा है, मैं कहीं पर भी किसी भी लाइन में डेविएट नहीं हो रही हूँ। तो आप लोग जिस तरह से सिनोनिम अगर यूज करते हो, जो ऐसे क्वेश्चन में जो की कंपोनेंट है उसका सिनोनिम कभी यूज नहीं करना चाहिए आप लोगों को, जहां तक मुझे लगता है मैंने भी कभी यूज नहीं किया। इफ द ऐसे क्वेश्चन हैज नेशनलिज्म, यूज द टर्म नेशनलिज्म, इट वोंट गो वेस्ट, मतलब कि इट वोंट साउंड रेपिटेटिव ऑल्सो, कभी भी नहीं वो रेपिटेटिव। आपको लगता है कि इस तरह से रेपिटेटिव साउंड कर रहा है? अगर लग भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को ही हिट कर रहा है बार बार, बहुत जरूरी है। ओके। ठीक है मैम। मैम एक्चुअल में मैं अपना मतलब अगर आप मेरा शेयर कर दें, एक्चुअल में मैंने जो देखा था, मैंने नेचर को बायोस्फीयर में मतलब करके उसमें जो बायोस्फीयर के पार्ट होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इन सबको मतलब फिर मतलब वे टू वे इनको कनेक्ट करने की कोशिश की थी। मैं एक बार आप शेयर करें। हाँ, किससे कनेक्ट करने की कोशिश की थी? इट इज ओके। मैम जैसे मैंने लास्ट लाइन पे जब एक पैराग्राफ एंड कर रहा था, तो पहले मतलब पूरे पैराग्राफ में मैंने लिथोस्फीयर के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप लिए जा रहे हैं उसको मेंशन किया, एंड उसके बाद लास्टली उसको क्लोज करने के लिए उस चीज को मेंशन किया कि हाँ मतलब मेन गलती थी मेरे को, बाद में एनालाइज हुआ, हम्म। बट थोड़ा देखो मैम बता आप, दें। नहीं आप जो भी कर रहे थे तो क्या वो नेचर राइट से कनेक्ट हो रहा था? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। योर फर्स्ट यू नहीं है, योर होना चाहिए। योर फर्स्ट पैरा एंडेड विथ नेचर्स राइट्स, so you should have started your second para with the same. Yani first para, nature which is considered god as per some Veda, losing its significance during industrial started losing its significance during industrialization era. Human greed increases, uh, which results which resulted in nature's depletion, which results which resulted in nature's depletion. ऐसे लिखो, increases मतलब। Now many actions are taken in the direction to protect nature's right. ठीक है, इंट्रोडक्शन इज ओके, फाइन। अब यहाँ पर आपने नेचर्स राइट से खत्म किया, तो व्हाई कांट यू, आई मीन आपने तो ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया लास्ट लाइन में, तो अब इतना अच्छा आपको मौका मिला है, अब नेचर्स राइट्स के बारे में बताना चाहिए था, मगर नहीं बताए। अब आप क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप बता रहे हो क्लाइमेट चेंज, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये तो पूरा का पूरा डेविएशन है, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट ऑन क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल क्राइसिस, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ नहीं है। आप देखिए पूरा ये सब बता रहे हो। फिर उसके बाद सोलार अलायंस, मैं क्वेश्चन मार्क पुट करके, कहाँ है नेचर्स राइट? एग्जाम तो ढूंढेगा ना कहाँ है, कहीं नहीं है। और आप बता रहे हो, बट यू आर नॉट कनेक्टिंग टू द मेन स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर आप वही इलेक्ट्रिक बसेस ये सब, मैम जैसे गवर्नमेंट प्रमोटिंग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन सम स्टेट्स, देखो इंक्रीजिंग एरिया सुनो मेरी एरिया, बात, मुझे तो समझ ये में आ लिथो। रहा है उत्कर्ष, आप पता है क्या कर रहे हो? आप ये बताना चाह रहे हो कि गवर्नमेंट या ह्यूमन बीइंग्स एट इंडिविजुअल लेवल वो लोग क्या कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट नेचर्स राइट्स, है ना?
यस मुझे, मैम। ठीक है, जी। हाँ ये कर रहे हो, मगर आपने कहीं पे भी नहीं लिखा है, कहीं पे भी आपने ये चीज मेंशन नहीं है। नाउ डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एग्जामिनर दैट ही वुड अज्यूम कि अरे इसका मतलब यही है। मैंने तो अज्यूम कर लिया था, मगर मार्क्स फिर भी नहीं मिलेंगे। तो एक तो पहली चीज है, चलो मैं मान लेती हूँ आपने प्रोटेक्शन लिखा, अब मैं मान भी लेती हूँ कि चलो आपने मेंशन भी कर दिया, सपोज आपने मेंशन भी कर दिया कि दीज इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन टू प्रोटेक्ट नेचर्स राइट, सपोज आपने ये मेंशन भी किया, मगर आपने नेचर्स राइट्स का मतलब क्या होता है ये तो बताया ही नहीं। अगर नेचर को राइट्स दे रहे हैं तो हम उसको लिविंग एंटिटीज मान रहे हैं, ये भी नहीं बताया आपने। यस मैम, ये वाली चीज मैंने आज हाँ, समझी इसमें। हाँ, तो ना आप लोग देखिए स्टूडेंट, आप लोग कुछ भी लेके, जैसे आयुष का भी मैं आपको दिखाऊंगी, उसने ना एज सच ना नेचर्स राइट्स के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा है, मगर उसने जो लिखा है ना सारा कनेक्ट किया नेचर्स राइट्स। आई विल शो हिज एसे। एनीवेज, तो आपका यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए दे रही हूँ, नेचर्स राइट्स मिसिंग, जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो ही नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, मैं ना आयुष का आप लोगों को दिखा देती हूँ। आयुष का ना एज सच कभी भी आंसर्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और आई वॉज रियली वेरी मच सरप्राइज कि उसने इतना अच्छा कैसे लिख लिया। कभी कभी ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स, जो मेन चीज स्पेसिफिक कंपोनेंट है उसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, क्या लिखे, तो आपको जो आता है वो लिखो, मगर कनेक्ट करो। शेयर इट। और स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों को ना अपने फ्रेंड्स का जिसका मैं गुड बोल रही हूँ, उनका ना आपको ऐसे देखना, या प्रेसी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर, रिपोर्ट, आर्गुमेंट देखना बहुत जरूरी है। मेरा जो ऐसे होता है ना, आप लोगों को अच्छा लगता होगा। इनफैक्ट लास्ट बैच में मेरा जो ऐसे था ना, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे भी स्टूडेंट थे जो मेरे ऐसे से बेटर ऐसे लिखे थे, राइट। और जो मेरा ऐसे है ना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू राइट सच काइंड ऑफ ऐसे। ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या एक दिन में नहीं खत्म होता ये ऐसे। मेरे कंटेंट टीम मुझे देते हैं, मैं उसमें बताती हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट लाना है, फिर वो देते हैं, फिर इम्प्रूवमेंट बताती, फिर वो देते हैं, फिर मैं फाइनल उसको पूरा रिफाइन करके ये ऐसे से तैयार होता है। ओके, तो इसीलिए कहती हूँ मेरा देखो ठीक है, मगर अपने फ्रेंड्स का देखना जरूरी है, क्योंकि यू पीपल आर ऑन द सेम पेज, आप लोग एक ही लेवल के हो, तो देखो ना सामने वाला क्या लिखा है, आप ही की तरह है वो। एनीवेज, दिस इज, इसने आयुष का देखो, दिस इज अ वर्ल्ड, अ कॉमन वर्ल्ड, एवरीवेयर एवरीबडी शुड फील अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना डार्क डार्क फोटो खींचते हैं, थोड़ा सेंसिटिविटी होना चाहिए कि मैडम कैसे पढ़ेंगी, है ही नहीं सेंसिटिविटी। ठीक है, अब मैंने हमेशा से बोलती हूँ कोट को ना इंट्रो से कनेक्ट करो, ठीक है, मतलब इसने लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में होनी चाहिए, तो बट कॉन्ट्रारी टू दिस कोट, humans are considered as a superior among all the living beings and they are irresponsible। अगर superior या irresponsible लिख दे तो सही रहता। Because of this we show dominance on nature by imposing our rights on it। बोलते ना मेरा rights है, मछली पकड़ना मेरा rights है, ओके, नदी के डायरेक्शन को चेंज करना हमारा राइट्स है ना, ठीक है। तो ये सब राइट्स है, तो अपना राइट्स इंपोज करे नेचर का। तो मैंने फिर यहाँ पर लिखा पैरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे ह्यूमंस के पास में राइट्स है, अब जैसे इसने इम्पोजिंग देयर राइट्स है ना, तो ह्यूमंस के पास राइट्स है, तो वैसे ही नेचर के पास भी राइट्स है, जो हम भूल जाते हैं। कितना सिंपल सिंपल लिखा है देखिए, राइट्स ऑफ नेचर आर द ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन। अब आप सोचो, इसने ह्यूमन ड्यूटीज के बारे में लेकर इसने बात की है, मगर इसने राइट्स ऑफ नेचर से कनेक्ट कर दिया, तो जो उसको पता था ना, ये बार बार राइट्स ऑफ नेचर से कनेक्ट कर रहा है। अब हर्षिता ने भी ह्यूमन ड्यूटीज के बारे में लिखा था, मगर उसने कनेक्ट ही नहीं किया राइट्स ऑफ नेचर, ठीक है। द नेचर एंड मेक इट एनवायरमेंटल क्लीन, पोल्यूशन फ्री, प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम किलिंग से, कितना आई मीन देखो ना कितना बेबी टाइप का कंटेंट है, मगर इसने कनेक्ट किया है स्पेसिफिक कंपोनेंट से। फिर जब पैरा चेंज करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा गैप दो ताकि एग्जामिनर डिस्टिंग्विश कर पाए दो पैराग्राफ को। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंश्योर द बैनिंग एनिमल स्लॉटरिंग ऑफ calves which protect the and improve the environment and safeguard forest, wildlife. These nature rights are very much associated with human rights, especially the rights to clean and healthy environment। यानी अगर हम ह्यूमन राइट्स, एक ह्यूमन राइट्स है राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, ये नेचर राइट से ही कनेक्टेड है, तो उसने इस तरह से कनेक्ट कर दिया।
बट सम एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन वायलेट्स द राइट्स ऑफ नेचर। इसने कहीं मेंशन नहीं किया कि नेचर का राइट्स क्या है, मगर बार बार ये राइट्स ऑफ नेचर को हिट कर रहा है। इसको एग्जामिनर मार्क्स देगा, बिल्कुल देगा। एवरी ईयर मिलियंस ऑफ एनिमल्स आर किल्ड इन ईयर टू फीड नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन एंड टेस्ट इन द फॉर मेडिकल एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, पोचिंग, हंटिंग इलीगल। ठीक है, this is very important to know why we should protect the rights of nature. Our earth can only continue to sustain us if we protect its biodiversity. There is interconnected chain of plants and animals that hold our world together. This is because the ecosystems such as forests, देखो ये बार बार फिर यहाँ पे इसने the survival of human being depend on healthy ecosystems, so protection of nature rights in turn protect human rights and well-being. फिर उसने वी कैन प्रोटेक्ट, आपको समझ में आ रहा है, बस मैं पूरा ज्यादा नहीं पढ़ूंगी। ऑसम कंटेंट, वेल ऑर्गेनाइज कंटेंट, लैक करंट इश्यूज रिगार्डिंग राइट्स, ऑब्वियसली मैं लिखूंगी ही, ठीक है, मगर इसमें एग्जामिनर्स को मार्क्स देगा। आई डिडंट नो दैट यू हैव लेफ्ट वन ब्लैंक पेज फॉर मी। दे आर लॉस्ट टू प्रोटेक्ट नेचर्स राइट्स, सर्च ऑन गूगल और रेफर टू माय आंसर, योर आंसर हैज गिवन मी अ प्लेजेंट सरप्राइज, कीप इट अप। ओके, तो अगर आप ना आयुष का कंटेंट देखोगे ना, बहुत सिंपल कंटेंट है, एकदम सिंपल, मगर इसने एक एक पीस ऑफ कंटेंट है ना, ये लॉजिकली रैशनली कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो अगर सपोज ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स के, यू डू नॉट हैव कंटेंट, मगर स्टिल इफ यू हैव गॉट सम नॉलेज, तो अगर ऐसे क्वेश्चन, आयुष ने ऐसे क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया था, तो अगर आप लोगों का आप लोग ऐसे क्वेश्चन समझ लिए और आपको आइडेंटिफाई कर लिया, दिस इज द स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट, सो व्हाट एवर कंटेंट दैट इज अवेलेबल, बेबी टाइप का भी कंटेंट क्यों ना हो, ठीक है, उसको कनेक्ट करो स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट से, ये बेस्ट तरीका है। ओके, अच्छा, और कोई क्वेश्चन? हमें अपने हर पैराग्राफ से ऐसे क्वेश्चन को पूछना है क्या, मतलब कि हर बार उसी सवाल को दोहराते जाना है? देखो, दोहराना का, अगर दोहरा भी रहे हो ना, तो वो डिफरेंट डायमेंशन लेकर रिपीट करो ना, डिफरेंट डायमेंशन। गॉट इट? मेरा मतलब ये कि जो पैराग्राफ मैंने लिखा है, उस हर पैराग्राफ से मैं यही पूछूं कि क्या इससे मुझे नेचर्स का राइट पता चल रहा है? हाँ, करेक्ट करेक्ट, कनेक्टिविटी। अब जैसे ना, जैसे मैं आपको दिख रहा है ना आयुष का, ठीक है, तो इसने फर्स्ट पैराग्राफ में इसने ना लिखा कि नेचर राइट्स पे ह्यूमन राइट्स इम्पोज कर, डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में इसने लिखा है कि कि ह्यूमन का ड्यूटी है नेचर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट लिखा। फिर इसने पैरा चेंज करके यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लगाया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ह्यूमन राइट, स्पेशली राइट टू क्लीन एंड हेल्दी, ये एक अलग डायमेंशन इसने लिया। फिर यहाँ पर ह्यूमन किस तरह से वॉयलेट कर रहे हैं नेचर्स राइट, ये एक अलग डायमेंशन लिया। अलग अलग डायमेंशन लेकर उसी को हिट करे, सेम चीज को हिट करे डिफरेंट तरीके से। गॉट इट शाजिया, समझ में आया? यस मैम। मतलब आपके, जब आप लोग लिख रहे हो ना स्टूडेंट, जहन में ना स्पेसिफिक कंपोनेंट होना चाहिए, फिर आप जनरल कंपोनेंट सबको भूल जाओ। अब जैसे मेरे वाले ऐसे में मैंने राइट्स ले लिया, ह्यूमन राइट्स ले लिया, ठीक है, अब मैंने ये दोनों को ले लिया है और मैंने इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया, अब मैं नहीं डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब मैं सिर्फ नेचर राइट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मेरा पूरा एक एक पीस ऑफ कंटेंट नेचर राइट को हिट कर रहा है और नेचर राइट्स के बारे में बता रहा है, मगर आयुष के पास कंटेंट नहीं था, नेचर राइट्स का कंटेंट नहीं था, मगर उसके पास ये जो इस तरह का जो कंटेंट है ना, ह्यूमन राइट्स का कंटेंट था। तो उसने क्या किया, ह्यूमन राइट्स को नेचर राइट्स से पूरा का पूरा कनेक्ट कर दिया। फाइन। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? मैम किशन, बताइए। मैम मैं जब ऐसे लिख रहा था तो मुझे तो मालूम चल रहा था कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, लेकिन मतलब लिखता जा रहा था, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कि ये मतलब डायरेक्शन तो इसका गलत हो ही गया है, समझ नहीं आ रहा है उसको कैसे ठीक किया है। एक सेकंड, मैं शेयर कर रही हूँ।
एक तो जब आप लोगों को बाउंड्री दे दी जाती है ना, आपने ये बाउंड्री खुद दी है ना, तो जब खुद ही दी है बाउंड्री को, तो बाउंड्री को लांग क्यों रहे हो? यहाँ पर देखो, हर जगह देखिए। अरे समझ रही हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। अब मैम देखिए मुझे लग रहा था कि मेरा सेकंड पैरा तो सही है, बाकी तो गलत हुआ है, लेकिन सेकंड में भी पूरा कट हो गया। आप देखिए, आपने लिखा नेचर साइकिल, ठीक है, तो यहाँ पर नेचर साइकिल के बारे में बात की, आपने राइट्स के बारे में बात नहीं की। तो मैम एग्जाम, मैंने नेचर साइकिल को कनेक्ट करने की कोशिश की है, वो सेकंड पैरा में तुरंत ही जो आपने मगर बोला राइट ना। से कनेक्ट, राइट से कहाँ कनेक्ट किया है? मुझे एक ऐसे याद आ रहा है जिसमें सेकंड लास्ट पैरा में नेचर्स राइट्स आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं है उस स्टूडेंट का नाम। मतलब एंटायर एस्से में कहीं नेचर्स राइट्स नहीं है, और मैं ढूंढ रही कहाँ पर नेचर्स राइट्स है, फिर वो सेकंड लास्ट पैरा में नेचर्स राइट्स आ रहा है। एक मिनट मुझे देखने दो। देखो वो यहाँ मेरा किसका है? अंकिता। अंकिता, अच्छा ठीक है। देखो, अब ने देखो यहाँ पर आप ना सिर्फ नेचर जो है ना, फ्रेश एयर वी ब्रीथ, वी ड्रिंक, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, livelihood, humans were using their rights to exploit their resources which was helping them, but with them आपने लिखा using their rights, ठीक है, मतलब नेचर राइट्स के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, आपने ह्यूमन से शुरू किया, ठीक है, ऊपर में भी आपने नेचर साइकिल ह्यूमन से शुरू किया, बस यूजिंग ह्यूमंस आर यूजिंग देयर राइट्स to exploit their resources, these resources which was helping them, but with time increase in greed among human and देखो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, जब आप बोल रहे यूजिंग देयर राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट मत लिखो ना, वायलेशन ऑफ देयर राइट्स लिख दो। कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट नेचर्स राइट्स? अच्छा मैम, अगर ये डिस्ट्रक्शन की जगह वायलेशन लिखता तो कुछ ट्रैक पे थोड़ा आता क्या? थोड़ा सा ट्रैक पे आता, थोड़ा सा। मगर मैं, देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, सेकेंड पैराग्राफ से अपने ऐसे क्वेश्चन का जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है ना, उसको कंप्लीटली एक्सपोज कर दो। इस चीज को आप ध्यान रखो, मैं अपने कंटेंट टीम को भी बोलती हूँ कि कम से कम ये तो करो, बाद में मैं पूरा रिफाइन कर दूंगी, आप कैसा भी लिखोगे, मगर इतना तो करो। अब आ रहा है लास्ट पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में स्पेसिफिक कंपोनेंट, एग्जामिनर के पास इतना पेशेंस है, वो ढूंढेगा कहाँ लिखा है भाई एस्से के बारे में, जो मेन डिमांड है वो कहाँ लिखा है। तो ये तो सही नहीं है ना। देखिए आप जो भी लिख रहे हो उसमें नेचर राइट्स सब जगह मिसिंग है। आप नेचर के बारे में जरूर लिख रहे हो, नेचर नॉट ओनली कॉम्प्राइजेस प्लांट आल्सो एनिमल ह्यूमन बीइंग, सब कुछ है, मगर राइट्स नहीं है। 6 मास एक्सटिंक्शन के बारे में लिख दिए हो, ये बहुत करंट है, मगर नेचर राइट्स नहीं है। यस मैम, क्योंकि मैं जो बच्चों को आपने गुड दिया है ना, मैंने देखा था और अपना कंपेयर किया था, तो कंटेंट तो 70% सेम ही है, लेकिन वो मतलब कहाँ उन्होंने पहले उसको डाला है, मैंने वही चीज बहुत लास्ट में डाली है, और कुछ शब्दों का फर्क है। देखिए अब जैसे आयुष का ही है, कितना नॉर्मल सा कंटेंट है ना, मगर उसने जस्टिफाई तो किया ही है और लॉजिकली किया है। और हम और मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा, कहने का मतलब है हमेशा आपके पास कंटेंट नहीं होगा, कभी कभी इस तरह का भी कंटेंट होगा, मगर उसको कनेक्ट तो करो, बस मैं यही कह रही हूँ, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को फिर आपको लगता है हाँ नेचर्स के राइट्स के बारे में एकदम करंट है, आपको पता है ये वाला, तो ना इसके बारे में जैसे आप लोगों को मेरे ऐसे से इंफॉर्मेशन मिली, फिर आपको लगा कि हाँ हमें, और आपने खुद इस पे सर्च किया तो आपको इंफॉर्मेशन मिली, कहीं भी कुछ भी आप इसको ना किसी भी जो भी इन्वायरमेंट से ऐसे आता है, इन्वायरमेंट से कनेक्टेड ऐसे आता है, आप इसमें ये मेंशन कर सकते हो अगर रिलेट कर पा रहे हो तो, ठीक है। एनीवेज कोई और क्वेश्चन? मैम बस यही थोड़ा लग रहा था कि मतलब मेरे को टाइम बहुत लग गया इसको करने में, करीबन 3 घंटे लग गए, और तो गलत हो गया, समझ नहीं कोई आया कहाँ। अब तो समझ में आ गया ना? हाँ मैम, अभी भी थोड़ा रह गया है। देखिए धीरे धीरे होगा, और 3 घंटा ये जो ऐसे मैं तैयार करके आप लोगों को देती हूँ ना, ये 1 हफ्ता लगता है, कभी कभी 3 दिन, कभी कभी 1 दिन लगता है। और ये ना मतलब मैम उमेद का ऐसे बहुत सही था, उमेद बता सकते हैं कितना टाइम लगा था लिखने में? उमेद बताइए कितना टाइम लगा था आपको?
हाँ मैम, मुझे भी काफी वक्त लगता है मैम, क्योंकि इनिशियली मैम इंट्रिकेसीज पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि ओवर टाइम स्पीड तो डेवलप हो जाती है, बट स्टार्टिंग में अगर फास्ट लिखना शुरू कर देते हैं तो फिर हम ये कभी जान ही नहीं पाते हैं कि हमारी मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। तो मैम मेरे को भी वक्त लगता है मैम, 1-1.5 घंटा तो लग जाता है मुझे भी। अच्छा, ये ना उमेद ने बहुत सही चीज बोली है कि ना अभी स्टूडेंट्स यू आर वरिंग अबाउट टाइम दैट इट टेक्स टू राइट एसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसी। तो टाइम इनिशियली तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि आप लोग लर्निंग फेज में हो, तो टाइम लगेगा। तो मैं ये कह रही हूँ आप टाइम की परवाह भी मत करो। अभी आप समझो कि लिखते कैसे हैं। ये मत सोचो कि मुझे बहुत अच्छा ना जल्दी जल्दी लिखना है, मुझे 1 घंटे में खत्म करना है, एग्जाम में कैसे होगा। बाय द टाइम एग्जाम आएगा तो योर स्किल विल गेट इनहांस्ड ऑफ राइटिंग एसे या प्रेस या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गॉट इट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिखना कैसे, पहले ये तो सीखो। टाइम 3 घंटा लग रहा है, दिस शुड नॉट डिप्रेस यू कभी भी। इससे मैम डिप्रेस नहीं कर रहा है, मैं पूछ रहा था बस। नहीं, मगर ये चीज क्वेश्चन मेरे पास बहुत आती है मैम, टाइम बहुत लगता है, मगर इससे ना आपको डिसहार्टन होना है, ना डिसअपॉइंट होना है, ना डिप्रेस होना है, ना अपसेट होना है, ठीक है ना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है। मैंने बताया ना, ये बात जो ऐसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये 1 घंटे में ऐसे नहीं लिखा हुआ है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कोई कोई ऐसे ऐसा होता है। लास्ट 2021 के एग्जाम में सोशल राइट्स जस्टिस, सोशल जस्टिस पे आया था क्वेश्चन। आपको पता है इस ऐसे को लिखने में 15 दिन लग गए थे, और फाइनली मेरी कंटेंट टीम नहीं लिख पाई थी, फिर मुझे ही लिखना पड़ा था ये ऐसे, फिर फाइनली मैंने ही लिखा था। तो आसान नहीं है, आप समझ रहे हो, मगर ये हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा आप लिख पाओगे, मैं आपको बता रही हूँ, अगर लगातार मेहनत करोगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे, अपनी गलतियों को पहचानोगे, उसको मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करोगे, तो आप लोग ऐसा लिख पाओ, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत अच्छा लिख पाओगे, मगर ऐसा लिख पाओगे कि एग्जामिनर उसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करेगा। ये गारंटी देती हूँ, नहीं रिजेक्ट करेगा। जैसे आयुष का है, इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आयुष का आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो तो उसको आया ही नहीं लिखना, ठीक है, मगर ऐसे इट वाज रियली अ सरप्राइज। हाँ, राहुल आपने हाथ उठाया, कोई क्वेश्चन? यस मैम, वो मेरा इंट्रो में आपने कुछ फीडबैक लिखा था, वो समझ में नहीं आया। अब तो मैं अच्छी राइटिंग में लिख रही हूँ। चल देखती हूँ मैं। शेयर इंट्रो। अच्छा, ये एरो ऊपर जा रहा है, ये एरो नीचे जा रहा है, और फिर मैंने लिखा रेपिटिशन, तो ये दोनों रेपिटिशन हो रहा है। एक्चुअली जो कोट था ना राहुल, उस कोट को ही आपने यहाँ पर रिपीट कर दिया। वो मैम मैं उसे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, एक्सप्लेन नहीं, रेपिटिशन हो गया, है ना। तो फिर मैम इसे एक्सप्लेन करना है फिर नहीं करना कोड वगैरह को? देखो कोट को मुझे एक्सप्लेन तो क्या करते हैं, उस कोट को लेकर आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस कोट वेरी वेल जस्टिफाइज द क्लाइमेट चेंज, क्या जो भी है, दिस कोट क्या है, अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सैटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड। दिस कोट वेरी वेल, this quote is evident of the climate change that earth is witnessing because of human greed, है ना। मैंने अभी ऐसे ही बोल दिया, तो समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, इस तरह से कनेक्ट करना है। अब देखिए राहुल ने नेचर्स राइट्स से खत्म किया, ठीक है, कि ह्यूमन राइट्स सबके उसके लिए लड़ते हैं, स्पेशली वुमेन, है ना, और नेचर राइट्स के लिए कोई नहीं लड़ता है। तो बट फ्यू आर फाइटिंग फॉर नेचर्स राइट्स, है ना, तो ये अच्छा था। ओह, ओके, great. Your content is relevant, well, but you haven't touched upon issues regarding infringement. You have touched only its one aspect, which country recognizes nature's right, but I must say, okay, ठीक है, चलिए। और कुछ, किसी और को कोई क्वेरी है?
ठीक है? क्लास एंड करनी है क्या इतनी जल्दी? अगर नहीं है तो एंड कर देते हैं। नागेश पूछिए। इसी को कनेक्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, पैराग्राफ कनेक्ट करने में। देखिए नागेश, अभी आपके पास बुक आ जाएगी, ठीक है? डिस्पैच हो गई है बुक। म्यूट कर लेना नागेश, म्यूट करना। हाँ, बुक डिस्पैच हो गई है, जब आ जाएगी तो उसमें। अच्छा, वैसे भी शायद तरुण ने भेजा है ना लिंकिंग वर्ड्स के फोटोज, भेजा है ना तरुण ने, लिंकिंग वर्ड्स के फोटो भेजा है जो बुक में है। यस मैम। है ना? तो वो एक्चुअली ये सारे लिंकिंग वर्ड्स मैं खुद भी यूज करती हूँ, और मैं अपने कंटेंट टीम को भी बोली हूँ कि यही लिंकिंग वर्ड मतलब सही रहता है। वो लिंकिंग वर्ड्स एक बार देख लेना, उसके मतलब भी देख लेना कि कैसे यूज। हालांकि थोड़ी कोशिश की है कि मैंने मतलब भी बताने की, वो कॉलम देकर कुछ, तो देख लेना वो लिंकिंग वर्ड्स, उसको कनेक्ट कर सकते हो, लिंकिंग वर्ड से कनेक्ट कर सकते हो, या कोई आपका पैराग्राफ का लास्ट लाइन जिससे खत्म हो रहा है उस वर्ड्स को एक्सटेंड कर सकते हो नेक्स्ट पैराग्राफ में, जैसे मैंने किया इकोलॉजिकल क्राइसिस, सच इकोलॉजिकल क्राइसिस, इस तरह से सच राइट्स ऐसे करके, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, विद दिस रिगार्ड, इन दिस कंटेक्स्ट, ये सब सारा दिया हुआ है। बहुत जरूरी है, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। नागेश म्यूट करो, बहुत आवाज आ रही है। हाँ अंकिता बोलिए। मैम मुझे ना ऐसे क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। देखो अभी जो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा आप लोगों को पता है कौन सा आएगा, मुझे अभी फिलहाल नहीं पता। मैंने हर्षिता को भी कहा है, हर्षिता है क्लास में? नहीं है। मैंने हर्षिता को भी कहा है, उसका फोन आया था आज, आपको भी कह रही हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप मुझे मैसेज करो, मैम मुझे ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या यही स्पेसिफिक कंपोनेंट है, क्या यही जनरल कंपोनेंट है, राइट? अगर Yes, नहीं ma'am. समझ में आया है तो भी मैसेज कर दो, मैम मुझे ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। गॉट इट? दोनों में इधर वे यू मैसेज मी, ठीक है? अब कल मैं आपको बता दूं, कल मैं ना कॉल पे नहीं रहूंगी, व्हाट्सएप पे नहीं रहूंगी, टेलीग्राम पे नहीं रहूंगी टिल 6 o'clock, ठीक है? तो मगर मंडे भी जो भी 6 o'clock के बाद मैं जरूर मैसेज देखूंगी, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? मगर ऐसे क्वेश्चन नहीं समझोगे ना अंकिता, जैसे अभी आपने लिखा वैसे ही लिखोगे, फिर हार्डवर्क करना फिर वेस्ट हो जाता है ना। आप समझ रहे हो कि आपने इतना बिना ऐसे क्वेश्चन समझे आपने अगर पूरा लिख लिया, ठीक है? तो फिर वो अगर समझ के लिखा और बिना समझे लिखा तो दोनों में आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ के लिखिएगा तो आपको उसका आउटपुट ज्यादा मिलेगा, अगर नहीं समझ के लिखोगे तो उसका आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, सिर्फ वो ब्ला ब्ला टाइप का हो जाएगा, राइट? यस मैम। मैम मुझे ये तो समझ में आ गया था कि इसका जनरल कंपोनेंट क्या है और स्पेसिफिक क्या है। फिर जब समझ में आ गया तो मैम उसमें मेरे पास डेटा भी काफी सारा था और एग्जांपल्स भी थे, पर मुझे यही नहीं पता चला कि नेचर के राइट क्या हैं, उनको सेफगार्ड कैसे करना है और क्या प्रिकॉशन लिए गए, ये सब पता है पर राइट ही नहीं पता कौन कौन से हैं। अब देखिए मैं ना आप लोगों को म्यूट कर देना। पता है जब मैंने क्यों बोला आप लोगों को गूगल सर्च करना, मैं आप लोगों को ना रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि जब आप लोग के सामने, आप लोगों को जब समुद्र में डुबो दिया जाता है, गूगल सर्च करना, इसमें गूगल में अथाह इंफॉर्मेशन, जब समुद्र में डुबो दिया जाता है, देन हाउ विल यू सिलेक्ट द कंटेंट दैट इज वेरी मच रेलिवेंट टू द ऐसे क्वेश्चन? इतना अथाह सागर में कैसे सिलेक्ट? तो कंटेंट सिलेक्ट करने की भी स्किल होनी चाहिए, ठीक है? मुझे स्टूडेंट बोलते हैं मैम ये तो चीटिंग होती है ना गूगल सर्च करके। मैंने कहा बार चीट करके देख लो फिर मार्क्स मिलते हैं कि नहीं। गॉट इट? तो अंकिता मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं समझोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें हम कंटेंट क्या दें। अब सपोज नेचर्स राइट्स है, तो आप गूगल में सर्च करो नेचर, और मैंने जो वेबसाइट का नाम दिया है ना, यूजुअली मैं इसी में, सबसे पहले मैं इसी में जाती हूँ। उसके बाद अगर मुझे इसमें भी कुछ नहीं मिलता ना तो मैं रैंडमली कोई ना कोई मैं कर लेती हूँ, ठीक है? तो जैसे मैंने लिखा नेचर्स राइट, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया द अर्थ। द अर्थ भी एक वेबसाइट है, तो द अर्थ नेचर्स राइट्स के बारे में जो भी बात बोल रहा है उसमें से मुझे कहीं पे मिल गया कि नेचर्स राइट्स क्या होता है, मैं इसको मैं तुरंत ले लेती हूँ। मैं पूरा अंदर नहीं घुसती हूँ, पूरा क्या क्या लिखा है एक सेंटेंस नहीं पढ़ती हूँ। फिर दिमाग चलता है ना, अच्छा नेचर्स राइट्स का मतलब ये होता है, कौन कौन कंट्री ने नेचर्स राइट को राइट्स दिया है। फिर गूगल सर्च करती हूँ
कंट्री ग्रांटेड नेचर्स राइट्स, बस इतना, ज्यादा लंबा लंबा सेंटेंस मत लिखो। फिर फ्रंटियर लिख दिया, गार्जियन मुझे बहुत अच्छा लगता है, गार्जियन लिख दिया, प्रिंट, प्रिंट तो कोई खास नहीं है, मिंट, मिंट है ना, ये लिख दिया। अगर उन लोगों ने कुछ लिखा है तो बस वो 3-4 लाइन ले लो, मैं पूरा नहीं पढ़ती, इतना टाइम कहाँ रहता है। गॉट इट। और फिर उसमें से ना हमें एक्स्ट्रा भी कंटेंट मिलते हैं, कहने का मतलब कि वो लोग फिर खुद ही बताएंगे कि नेचर्स राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर क्या होगा, उसको सेफगार्ड कैसे करेंगे, बहुत कुछ फिर मिल जाता है। तो समझना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन को, फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। शाजिया। मैम एक चीज और, जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है उसमें ग्रामर वगैरह में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आपकी इंग्लिश एकदम प्लेन, सिंपल, इम्प्रेसिव। आप बहुत हेफ्टी वर्ड्स ये सब यूज नहीं करते, इसलिए मुझे अच्छी लगी। मैम वो तो मुझे आती ही नहीं है, मैं हाँ, यूज अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप लोग मेरे भी ऐसे देखोगे ना, आप लोग को पता चलेगा मैं कोई भी भारी भरकम शब्द यूज ही नहीं कर रही हूँ, करती भी नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता है। शाजिया। मैम जो आपने, मैंने बोला था कि वो फ्रंट पेज भेज दीजिएगा जिसमें एनालिसिस था कि किस तरह के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैम उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, लेकिन मैम मैं हर मंथ या फिर कैसे मैं जो टॉपिक्स बहुत करंट में रहते हैं उसको कैसे पिकअप किया जाए कि यही हॉट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है, या इस इशू से क्वेश्चन आएगा, जैसे अभी करंट में हिजाब वाला चल रहा है, तो उससे क्या किस तरह से आर्ग्यूमेंट आएगा या किस तरह से ऐसे आएगा, तो ये थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी तो मुझे ना, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ नहीं रही हूँ, ठीक है, काफी टाइम से, इसलिए मैं अभी बता नहीं पाऊंगी, मगर है ना हिजाब वाला क्या है मुझे एक बार बताओगे, तो मैं बताती हूँ। मैम ये हुआ था कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट उडुपी में, ये हुआ था कि जो गर्ल्स हिजाब पहन के आती थी उनको स्कूल में एंट्री लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हिजाब आप नहीं पहन के आइए, इसको जो हेड स्कार्फ है उसको रिमूव करके आइए, तब हम आपको स्कूल में ओके एंट्री फाइन। देंगे। हाँ, अब सुनो सुनो मेरी बात, ठीक है। हिजाब मस्ट बी बैंड, ये आर्गुमेंट का क्वेश्चन बनतेगा। कभी भी हिजाब पे ऐसे का क्वेश्चन नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। दूसरी चीज है, आप लोग मैं इस बार टेस्ट, हालांकि मेरे को अपना डेटा मिल चुका है, ठीक है, चलिए अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं ये बोल रही हूँ हिजाब मस्ट बी बैंड, इट शुड बी बैंड, इस तरह से आर्गुमेंट का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इससे कभी ऐसे का क्वेश्चन नहीं आ सकता। ऐसे का क्वेश्चन जो आएगा वो वुमेन से रिलेटेड आएगा, ठीक है, और कुछ इस तरह से आएगा कि आप उसमें विमेन ऑपरेशन अगर हम बोलते हैं, ठीक है, विमेन ऑपरेशन, OPPRESSION, तो अगर उस पे उससे कनेक्ट करके आपको लिखना है तो आप हिजाब का मेंशन कर सकते हो। आप समझ रहे हो? गॉट इट। तो हिजाब जैसे फ्रांस में भी हुआ था, जहां तक मुझे याद है, फ्रांस में बुर्का पहनना, स्पेस में हाँ मना है। हाँ, मना कर दिया था, ठीक है। तो ये सब जो आप लेकर आ सकते हैं, खुद का अपना कल्चर होता है, इसमें भी हम अगर आर्गुमेंट में फॉर में भी अगर अगेंस्ट में हम देते हैं कि शुड नॉट बी बैंड, सबका अपना अपना कल्चर होता है, आप लोग सबको फॉलो करते हैं, ठीक है। किसी के कल्चर के अंदर घुसकर आप लोग इस तरह से बैन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है फॉर और अगेंस्ट में लिखने के लिए, मुझे सर्च करना पड़ेगा इस पे, रिसर्च मैंने अभी तक किया नहीं है इस पे, ठीक है। और अच्छा, मैं इसमें एक और चीज आप लोगों को बताती हूँ। मैंने बहुत पहले ये पर्दा सिस्टम, बुरखा, इस पे मैंने रिसर्च किया था, तो मुझे गूगल से पता चला था कि जो एक्चुअली में जो पर्दा सिस्टम आया है ना, वो इस्लाम से नहीं आया है। ये पर्दा सिस्टम आया है क्रिश्चियनिटी से। इस्लाम एज अ रिलीजन का जन्म बहुत बाद में हुआ था। पहले, सबसे पहले जो सनातन धर्म है वो, फिर क्रिश्चियनिटी है, और फिर इस्लाम धर्म। अगर हम लोग इस तरह से देखें, अगर आप लोग भी हिस्ट्री जानते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में जो नन्स होते थे ना, उनको वेल कहते हैं, VEIL, वेल, तो वो लोग पहनते थे। तो क्रिश्चियनिटी का जब एक्सपेंशन हुआ टुवर्ड्स अरेबिया या सेंट्रल एशिया की तरफ, तो ये लोग, अब क्रिश्चियनिटी लोग अपना कल्चर वहां पे लेकर आए, और वहां से ये कल्चर जो है ना, बुरखा का, वेल का, ये कल्चर फिर इंडिया में आया है।
इस तरह से हुआ। तो आप लोगों पर अगर आप लोगों से इस तरह का क्वेश्चन आता है कवर करने का, वेल सिस्टम, बुर्का सिस्टम, पर्दा सिस्टम, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पर्दा सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कौन से रिलीजन से हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग गूगल सर्च भी कर लेना इससे। फिर वेस्टर्नाइज हो गया, फिर उसके बाद आपको भी पता है फिर है ना ये सारा वे सिस्टम चला गया। मगर अभी भी क्रिश्चियनिटी में सर ढका जाता है, नन्स अपना सर ढकती हैं क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, एनीवे, और कुछ? मैम हाँ नागेश बोलिए। मैम अभी आपने थोड़ा गूगल करने का बोला, तो मैम मैंने थोड़ा गूगल करके लिखा। तो मैम ऐसा गूगल करने का काम मैम आगे कम हो जाएगा ना मैम थोड़ा? देखो जैसे देखो मैं आप म्यूट कर लेना, बहुत डिस्टरबेंस होता है नागेश। देखिए जैसे मैं अभी तो ये सिर्फ 17 ऐसे क्वेश्चन है। जो मेरा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम शुरू होता है ना, जैसे लास्ट ईयर जो भी है, तो मैं जो स्टूडेंट मुझसे बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं उन लोगों को मैं बोलती हूँ कि जैसे फर्स्ट 3 टेस्ट पेपर्स है उसको ना बहुत अच्छे से लिखो, पूरा गूगल सर्च करके लिखो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 टेस्ट पेपर, मेरा 10 टेस्ट पेपर्स होता था, तो नेक्स्ट 3 टेस्ट पेपर्स है ना, यू डोंट डू गूगल सर्च, मगर है ना जैसे 3 घंटे का पेपर है तो उसको 5 घंटे में दो, 6 घंटे में दो, या स्प्लिट में दो। कहने का मतलब अभी ऐसे लिख दिया, 2 दिन बाद एक रिपोर्ट लिख दो, मगर डू नॉट डू एनी गूगल सर्च। ठीक है, फिर उसके बाद 6 टेस्ट पेपर्स ऐसे ही लिखो। उसके बाद जो लास्ट जो टेस्ट पेपर्स होंगे, ठीक है, उसको 4 घंटे में कंप्लीट करो, मगर डोंट डू गूगल सर्च। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ना आप लोगों का स्किल है ना थोड़ा इनहांस होता जाएगा, डिपेंडेंसी जो है गूगल पे वो कम होती जाएगी, मतलब जब ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स ने किया भी हुआ है, हालांकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ जिन्होंने किया है, मगर दिस इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। ओके, मगर मैं आपको बता रही इससे क्या होता है ना, एक तो सपोज हम लोग है ना फर्स्ट टेस्ट पेपर में वी स्टार्ट राइटिंग ऑन आवर ओन, और फिर जब मार्क्स बहुत कम मिलते हैं तो हम बहुत ज्यादा, मैं एज अ स्टूडेंट मैं फील कर सकती हूँ, बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हैं। तो इसीलिए बेटर है कि ना डीमोटिवेट ना हो, गूगल सर्च कर लो शुरुआत के टाइम में। उसके बाद धीरे धीरे अपना डिपेंडेंस कम करो, टाइम पहले ज्यादा लगाते थे, धीरे धीरे वो भी कम करो, अपने आप पे थोड़ा प्रेशर डालो, अपने आप को पुश करो, वो धीरे धीरे करो, अचानक से मत करो कि अच्छा फर्स्ट है तो फर्स्ट में ना। जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मैम आपको पता नहीं मैंने कितनी मेहनत की अपने आंसर स्क्रिप्ट में, आपने मुझे सिर्फ 17 दिया है, 17। तो मेहनत की है मगर वो मेहनत नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो मेहनत करने के पहले आप लोगों ने कितनी मेहनत की है, कहने का मतलब उस ये पेपर लिखने के पहले कितनी मेहनत की है, वो भी तो डिपेंड करता है ना। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि गूगल सर्च कर सकते हो फर्स्ट 2-3 में। और एक चीज तो है, अगर आप लोग अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे ना, तो आप लोगों का जो डिपेंडेंस है ना गूगल पे वो खत्म नहीं होगा। अपडेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जैसे अभी शाजिया ने बोला है ये हिजाब का, तो तुरंत इस पे आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये भी एक स्किल होनी चाहिए। तो तुरंत फॉर एंड अगेंस्ट का देख लो एक बार गूगल में, debate.org करके भी एक साइट है, debate.org। उसमें भी पता नहीं इस पे है कि नहीं, मगर उस पे भी आपको मिल जाएगा कि बैन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। दोनों पे कम से कम 3 पॉइंट्स दोनों का इकट्ठा कर लो। गॉट इट? और कुछ? और आप लोग ये भी तो सोचो ना कि आप लोगों के पास, आप लोग गूगल सर्च कर रहे हो तो आप लोगों को 2 चीज हो रहा है, एक तो यू आर अपडेटिंग योरसेल्फ विद द करंट, ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है या पीसेस ऑफ कंटेंट है वो भी आपको मिल रहा है। ठीक है, साथ में देखो, अगर आप लोग गूगल सर्च नहीं करोगे ना, सिंपली आई राइट नो कंटेंट, जैसे मैंने उमेद का लिखा था फर्स्ट एसे में, नो कंटेंट, मेरे पास और कोई फीडबैक नहीं है देने को।
ठीक है। अब यदि आप लोग गूगल सर्च करते हो तो कम से कम आप लोगों के पास कंटेंट होगा, फिर मैं बोलूंगी ना, फिर आप लोग सीखोगे। अच्छा, सिलेक्ट कैसे करना चाहिए ये सीखोगे, ऑर्गेनाइज कैसे करना चाहिए ये सीखोगे, इंटरलिंक कैसे करना चाहिए ये सीखोगे, कौन सा पीस ऑफ कंटेंट कौन से पैराग्राफ में सही फिट होता है ये सीखोगे। ये पीस ऑफ कंटेंट है, इसको तो इंट्रोडक्शन में डालना चाहिए, ये पीस ऑफ कंटेंट है, इसको तो कंक्लूजन में। अच्छा, ये पीस ऑफ कंटेंट से पूरा ऐसे क्वेश्चन एक्सपोज हो रहा है तो सेकेंड पैराग्राफ में आना चाहिए। ये पोजीशन भी आपको पता होने चाहिए, तो ये सब भी चीज सीखोगे आप लोग, राइट। मैम एक और पूछना था कि मैम आप जो करेक्शन देते हैं ऐसे में, और ऐसे में ही मोस्टली कि प्यारा कनेक्ट नहीं है और कंटेंट लैक है, तो मैम वही ऐसे को ऐसे लिख। अब मत लिखो, क्योंकि रीजन ये है कि मैंने तो अपना ऐसे दे दिया है ना, एंड यू हैव ऑलरेडी रेड इट ना। हाँ। तो मत दो, आप लोग सीखते रहोगे। बस इतना ध्यान रखना स्टूडेंट, जैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ेगा ना, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा, इस चीज को भी ध्यान रखना। वैसे ही सेम गोज विद द प्रेसी, जैसे जैसे प्रेसी आगे बढ़ेगी वो डिफिकल्टी लेवल हाई होती जाएगी। आप ऐसे प्रेसी में भी पहुंच सकते हो और पहुंचोगे ही जहां पे आपको एंटायर पैसेज ही नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा भी एक प्रेसी मिलेगा। और 2021 का प्रेसी तो ऐसा ही है। तो मैंने इसी तरीके से मैंने प्रेसी, रीडिंग कॉम्पिटिशन और एसे को ऑर्गेनाइज किया। रिपोर्ट आर्गुमेंट में कोई खास नहीं है, रिपोर्ट आर्गुमेंट तो डिफिकल्टी लेवल सेम ही है, मतलब उसका कोई है नहीं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर फिक्स रहता है। दैट वोंट क्रिएट प्रॉब्लम। मगर समझ रहे हो ना, तो अपने से थोड़ा सा ना कम एक्सपेक्ट किया करो ताकि डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो। हाँ, एनीबडी एल्स, कोई और क्वेश्चन है? ओके, संडे को मैं 6 बजे तक मैं नहीं रहूंगी कॉल पर, ठीक है। मीटिंग एंड कर दूं क्या फिर?